अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कार्टिलेज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज भी बोन की तरह का एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप का टिश्यू होता है जिसमें सेल्स की क्वांटिटी कम होती है और सेल्स के बाहर का जो मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यानी सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और सेल्स की क्वांटिटी कम होगी। सिमिलरली कार्टिलेज के अंदर जो कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, बट एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है या कार्टिलेज मैट्रिक्स कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। ओके, और कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन तो आपको पता ही है, बाइंडिंग, सपोर्ट और कनेक्शन, ये सारे फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म कर रहा होता है। सो कार्टिलेज के फंक्शन में भी ये फंक्शंस शामिल हो जाते हैं। ओके, अगर हम कार्टिलेज की नेचर या करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कार्टिलेज की जो नेचर है वो सेमी सॉलिड होती है। ठीक है, जैसे बोन को अगर हम देखें तो बोन बहुत हार्ड होती है जबकि जो कार्टिलेज है वो बहुत हार्ड नहीं होता है, सेमी सॉलिड टाइप का मटेरियल होता है। यानी आप हार्ड जेली टाइप मटेरियल समझ सकते हैं इसे। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, ये थोड़ा बहुत बेंड भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ और स्लिपरी होता है। और इसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि ये बोन्स के एंड पर मौजूद होते हैं और एक बोन जब दूसरी बोन के ऊपर स्लाइड करती है तो इस स्लिपरी नेचर की वजह से स्लाइडिंग आसान हो जाती है और फ्रिक्शन पैदा नहीं होती। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कार्टिलेज की स्मूथ नेचर का। और ये टफ़ भी होता है। टफ़ इसलिए होता है कि जब जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ और टफ़ कार्टिलेज हड्डी के कोने पर मौजूद है, सो इसके टफ़ होने का फ़ायदा ये होता है कि हड्डी की शेप चेंज नहीं होती। ठीक है, सो ये हड्डी की शेप को मेंटेन भी रखता है ताकि हड्डी इधर उधर स्लिप होके खिसक ना जाए। ठीक है, सो इसकी टफ़ नेचर भी बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी नेचर्स हमने स्टडी कर ली हैं। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कार्टिलेज एवेस्कुलर होता है, यानी कार्टिलेज के अंदर आपको ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स दाखिल होती हुई नज़र नहीं आएंगी। ब्लड की सप्लाई कार्टिलेज को नहीं होती और इसके अलावा कार्टिलेज में कोई नर्व्स वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होती जिसकी वजह से सेंसेशन भी नहीं होती कार्टिलेज में। यानी अगर आपका कार्टिलेज किसी वजह से रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता वो डैमेज हो चुका होता है। और अर्थराइटिस के केस में ऐसे ही होता है, जो जोड़ों की बीमारी है उसमें कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होकर डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाता है और जब हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तो फिर दर्द होना शुरू होता है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको पेन सेंसेशन नहीं होती जब कोई इंजरी वगैरह होती है। सो ये एक किस्म का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, आपको दर्द नहीं होगा, ये फ़ायदा है। और नुकसान ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कार्टिलेज डैमेज हो रहा होगा वक्त के साथ। ओके, अब इसकी जो एवेस्कुलर नेचर है उसका उसमें ज़ाहिर बात है कार्टिलेज में कुछ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मौजूद हैं जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो वो न्यूट्रिशन ब्लड वेसल्स के रास्ते से नहीं मिल रही, सो वो न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के ज़रिए मिल रही होती है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे भी। सो कंपोजिशन की तरफ चलते हैं कि कार्टिलेज की कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से कार्टिलेज मिलकर बना है। बहुत सिंपल है, कार्टिलेज मैट्रिक्स से मिलकर बना है और साथ में कॉन्ड्रियोसाइट जो कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स हैं उनसे मिलकर बना है। सो मैट्रिक्स को अगर हम देखें जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, मैट्रिक्स के अंदर आपको कोलाजन प्रोटीन मिलेगी, इलास्टिन प्रोटीन मिलेगी। ये इलास्टिन प्रोटीन आपको बोन के अंदर नहीं मिलती, कोलाजन प्रोटीन बोन के अंदर भी होती है, राइट। सो कार्टिलेज में इलास्टिन प्रोटीन भी होती है जो उसको इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा कुछ हम कह सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ये इलास्टिन और कोलाजन प्रोटीन धागों की तरह मौजूद होती है और उस ग्राउंड सब्सटेंस को एक टफनेस प्रोवाइड करती है। सो उस ग्राउंड सब्सटेंस को प्रोटियोग्लाइकेन कहा जाता है, यानी प्रोटीन और शुगर का मिलाप। ठीक है, इन्हें सेकंड नाम ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस भी कहा जाता है। सो जो भी नाम आपकी बुक के अंदर लिखा है आपने याद रख लेना है। इसमें हमारे पास कुछ कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट आ जाते हैं और हाइलोरोनिक एसिड, इस टाइप के मटेरियल्स आ जाते हैं। सो ये ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर जब ये प्रोटीन्स धागे की तरह परो दी जाती हैं तो एक फ्लेक्सिबल और स्मूथ और टफ सी स्ट्रक्चर बनती है जैसे कार्टिलेज कहा जाता है। बट डेफिनेटली इन सब स्ट्रक्चर्स के अलावा कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो ये स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, यानी प्रोटीन कौन बनाएगा, सेल्स बनाएंगे, राइट। सो कॉन्ड्रोसाइट्स उन सेल्स को कहा जाता है, यानी कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं, कार्टिलेज को बनाते हैं। यानी ये सेल्स क्या करेंगे, कोलेजन फाइबर बनाएंगे, इलास्टिन फाइबर बनाएंगे और ये वाले ग्राउंड मटेरियल रिलीज़ करेंगे और अपने इर्द गिर्द ये मटेरियल रिलीज़ करके, मैट्रिक्स रिलीज़ करके कार्टिलेज को बनाते जाएंगे। ओके, और कॉन्ड्रोसाइट्स बेसिकली मेच्योर सेल्स होते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स ये मेच्योर कहाँ से होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है, जो बेसिकली कार्टिलेज बनाते हैं और फिर मेच्योर होकर कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स का फंक्शन, सेकंड फंक्शन ये भी होता है कि ये कॉन्ड्रोसाइट्स देख रहे होते हैं कि कार्टिलेज डैमेज वगैरह नहीं हो गया। अगर डैमेज है तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स उस डैमेज पार्ट को रिपेयर भी करते हैं। बट डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स कार्टिलेज में नहीं होती, तो अगर
कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो कार्टिलेज की रिपेयरिंग बहुत स्लो होती है, ये आपने याद रखना है। सो कॉन्ड्रोसाइट को न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए डिफ्यूजन का मैकेनिज्म चलता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए जो ब्लड वेसल वाला रीजन होता है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह कार्टिलेज मैट्रिक्स में डिफ्यूज़ करते हुए इन सेल्स तक जाते हैं और ये सेल्स फिर उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ करते हैं। सो ये एक स्लो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से अगर डैमेज हो जाए कार्टिलेज तो ये डैमेज रिपेयर होना भी मुश्किल होता है। अब हम ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, फिर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पर दो बोन्स हैं और ये बोन्स जिस एरिया में आपस में मिलती हैं उसे जॉइंट कहा जाता है। सो ये एक बोन का एंड आ गया, ये दूसरी बोन का एंड आ गया। एंड पर आपको कार्टिलेज, हर बोन के एंड पर आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कार्टिलेज क्या करता है, बोन्स को शॉक एब्जॉर्बिंग में हेल्प करता है और साथ में अगर बोन ने मूव करना है तो स्लाइडिंग में भी हेल्प करता है। ये कार्टिलेज क्योंकि स्मूथ होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, सो जब वज़न पड़ेगा तो ये, जैसे आप जूते पहनते हैं ना और या आप बेयर फुट चल रहे हैं तो आपको ज़मीन सख्त महसूस होती है, अगर जूते पहनते हैं तो आप आसानी से दौड़ भी सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। तो जूते क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सो यही फंक्शन कार्टिलेज का भी होता है, शॉक एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है और साथ में फ्रिक्शन को भी ख़त्म कर रहा होता है। सो ये एक बोन आ गई। आप जानते हैं बोन का ये वाला रीजन जो होता है इसे कम्पैक्ट बोन कहा जाता है, और जहाँ पर पोर्स वगैरह होते हैं उसे स्पॉन्जी बोन कहा जाता है, और टिप पर ये कार्टिलेज मौजूद होता है। ठीक है, ये आ गया कार्टिलेज। सो बोन की टिप पर जो कार्टिलेज मौजूद होता है उसे नाम दिया जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, और ये एक बोन और दूसरी बोन आपस में लिगामेंट के ज़रिए अटैच भी होती है। और ये कार्टिलेज, ये एक बोन का कार्टिलेज आ गया, ये दूसरी बोन का कार्टिलेज आ गया। सो यहाँ पर सेंटर में एक फ्लूइड भी मौजूद होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जो मज़ीद फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। क्लियर हो गया? ओके, सो स्ट्रक्चर हमने देख ली। अब लेट्स से ये कोई भी कार्टिलेज है, इसका पार्ट हम जूम इन करके ज़रा देख लेते हैं कि कार्टिलेज किस चीज़ से मिलकर बना है। कंपोजिशन को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। कार्टिलेज के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया मैट्रिक्स मौजूद होता है। सो ये सारा रीजन मैट्रिक्स है और कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ये सेल्स जिस रीजन में मौजूद होते हैं उसे लेक्यूना कहा जाता है। सो ये एक रीजन है, ब्लू कलर में मैंने ड्रा कर रखा है, ये वाला एक रीजन है। ठीक है, इस रीजन को लेक्यूना कहा जाता है, यानी ये एक स्पेस है और इस स्पेस के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, 2 to 4 या 6 सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। सो ये इस तरीके से वक्फे पर थोड़ी सी स्पेस में एक दूसरे से दूर दूर मौजूद होते हैं। ठीक है, और बाकी जो सारा रीजन है ये मैट्रिक्स आ जाता है। मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रोटियोग्लाइकन ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा और इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन्स मिलेंगे, इलास्टिन प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, इसे पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। जैसे कि बोन के ऊपर एक छिलका सा मौजूद था जिसका मैंने आपको बताया था पेरियोस्टियम कहा जाता है, इसी तरीके से कार्टिलेज के ऊपर भी एक छिलका सा मौजूद है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, जो एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कार्टिलेज को। सो यहाँ पर लेट्स से ये छिलका मौजूद है। ठीक है, और इस छिलके को जब हम जूम इन करते हैं पेरिकॉन्ड्रियम को, तो ये फर्दर 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। सो ये 2 लेयर्स आ गई। पहली जो लेयर होती है ये फाइब्रस लेयर होती है, यानी बाहर वाली लेयर क्या होती है, फाइब्रस, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। और ये जो अंदर वाली लेयर होती है इसे सेलुलर लेयर कहा जाता है, यानी यहाँ पर सेल्स मौजूद होंगे और ये सेल्स क्या कर रहे होंगे, फाइब्रस प्रोटीन्स को रिलीज़ करके ऊपर वाली लेयर में भेज रहे होंगे और इस तरीके से ये लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो इस लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। सो स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, अब हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की तरफ चलते हैं। याद रखिए हमारी बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज है वो 3 टाइप्स में मौजूद होता है। पहली टाइप स्टडी कर लेते हैं, उसे बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। याद रखिए फाइब्रो कार्टिलेज सबसे टफ कार्टिलेज है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ज़्यादा लीस्ट फ्लेक्सिबल है, यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है बाकी कार्टिलेज की निस्बत। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं है और इस कार्टिलेज का टफ होना ज़्यादा रिक्वायर है। सो लोकेशन इसकी कहाँ पर आ जाती है, जो डिस्क होती है वर्टिब्री, हमारी स्पाइन की वर्टिब्री के दरमियान जो डिस्क होती है वहाँ पर आपको फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिलेगी। और डिस्क की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें जो वर्टिब्री ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं आपको पता है, और ये हड्डी के दरमियान डिस्क मौजूद होती है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर रही होती है। राइट, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है और आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट भी देती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है जो इस
डिस्क की वजह से आती है, जो कि फाइब्रोकार्टिलेज से मिलकर बनी है। इसके अलावा मेनिस्कस एक रीजन है, यहाँ पर भी आपको फाइब्रोकार्टिलेज देखने को मिलता है। मेनिस्कस याद रखिए, दो बोन्स के दरमियान एक रीजन होता है जहाँ पर ये लेट्स से यहाँ पर इस तरीके से ये कार्टिलेज मौजूद होता है और ये कार्टिलेज मज़ीद स्लाइडिंग को हेल्प करता है, ठीक है। और ये ज़रा स्ट्रॉन्ग सा कार्टिलेज है, तो ये ऊपर वाली बोन इसके ऊपर स्लाइड करेगी आसानी से, सो इसे मेनिस्कस कहा जाता है। क्लियर हो गया। सो दो रीजन आपको मैंने बता दिए जिनके अंदर आपको कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज देखने को मिलेगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, टफ और लीस्ट फ्लेक्सिबल है। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे होता है और लीस्ट फ्लेक्सिबल कैसे होता है, इसका सिंपली लॉजिक मैं आपको बता दूं। यानी यहाँ पर ये दो टाइप की जो प्रोटीन्स हैं, इलास्टिन और कोलागन। सो अगर कोलागन प्रोटीन कार्टिलेज के अंदर ज़्यादा होगी तो ये कार्टिलेज टफ होता जाएगा और लेस फ्लेक्सिबल होता जाएगा, और अगर इलास्टिन प्रोटीन ज़्यादा होगी तो ये कार्टिलेज ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा और स्मूथ सा होता जाएगा। सो ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि जो फाइब्रोकार्टिलेज है उसमें कोलागन प्रोटीन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इलास्टिन, जिसकी वजह से फाइब्रोकार्टिलेज ज़्यादा टफ और लेस फ्लेक्सिबल होगा। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड टाइप के कार्टिलेज को स्टडी करते हैं, जिसे हाइलैंड कार्टिलेज कहा जाता है। याद रखिए, ये कार्टिलेज सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और स्लिपरी है, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है लेकिन ये टफ भी होता है। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज में देखने को मिलेगा, यानी कि बोन का जो एंड रीजन है इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है। ये कौन सा है, ये हाइलैंड कार्टिलेज है। क्लियर हो गया। और इसके अलावा ये आपको रिब्स और स्टर्नम के दरमियान देखने को मिलेगा, यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको नेज़ल पैसेजेस, हमारे नाक के अंदर जो हड्डी सी है, ठीक है, ये कार्टिलेज की हड्डी है। और ये कौन सी कार्टिलेज की, हाइलैंड कार्टिलेज की हड्डी है। और ट्रैकिया की, हमारा जो ट्रैकिया है वो हाइलैंड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और जो बेबी की बोन्स होती हैं, आप जानते हैं बेबी की बहुत ज़्यादा बोन्स होती हैं, ठीक है, जब वो पैदा होता है, सो वो बोन्स बेसिकली कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं, हाइलैंड कार्टिलेज से, जिसका बेनिफिट ये होता है कि जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो वो शेप चेंज हो सकती है और आसानी के साथ डिलीवरी हो सकती है, और ये बोन्स इवेंचुअली चेंज हो जाती हैं फिर बोन्स में, और सॉरी ये कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो बेबी की जो बोन्स हैं वो बेसिकली हाइलैंड कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं। क्लियर हो गया। सो हाइलैंड कार्टिलेज को हाइलैंड कार्टिलेज इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड मौजूद होता है, और ये सबसे कॉमन है, मैंने आपको बता दिया। और ये आपको जॉइंट्स के एंड पर देखने को मिलेगा, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान देखने को मिलेगा, नेसल पैसेजेस, ट्रैकिया और बेबी बोन्स में हाइलैंड कार्टिलेज होता है, जो बाद में रिप्लेस हो जाता है बाय बोन। ओके, अब थर्ड टाइप के कार्टिलेज की तरफ चलते हैं, जैसे इलास्टिक कार्टिलेज कहा जाता है। याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, ठीक है, और अगर हम कह सकें तो ये अपनी शेप में दोबारा चला जाता है। इसे आप बिल्कुल टेढ़ा करेंगे, दोबारा अपनी शेप में चला जाएगा। आपके कान के अंदर मौजूद है, तो देखें, कान को टेढ़ा किया, दोबारा कान अपनी शेप में चला गया। यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज मौजूद है, इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद है। और इसके अलावा ये एपिग्लॉटिस में भी होता है, जब आप खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है, सो खाना आपके एसोफेगस में जाता है। ओके, अगर हम कलर की बात करें तो फाइब्रोकार्टिलेज का कलर वाइटिश ओपेक सा होता है, हाइलैंड जो कार्टिलेज है इसका कलर ब्लूइश टाइप का होता है, और इलास्टिक जो कार्टिलेज है इसका कलर येलोइश टाइप का होता है। क्लियर हो गया। ओके, अब हमने लोकेशन सब की देख ली, कौन सा कार्टिलेज कहाँ पर मौजूद होता है, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर इलास्टिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगी, कोलागन कम होगी, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी कार्टिलेज की। तो अब हम लास्ट में फंक्शन की तरफ चलते हैं। 3 मेजर फंक्शन आपने याद रखने हैं। पहला तो ये है कि कार्टिलेज एब्जॉर्ब करता है शॉक को, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि एक हड्डी और दूसरी हड्डी के ऊपर जब वज़न पड़ता है तो ये प्रेस होकर शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। दूसरा क्या है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। अब हड्डी, अगर एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर स्लाइड करती है, मूव करती है, तो इसकी स्मूथ और स्लिपरी नेचर और दूसरा ये साइनोवियल फ्लूइड, ये सारे मिलकर उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बचाते हैं। और लास्ट फंक्शन क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। आपकी बॉडी के अंदर कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, जैसे ईयर हो गया, नोज़ हो गया, ट्रैकिया, कुछ स्ट्रक्चर्स भी बना रहा है कार्टिलेज, और आपकी बोन्स को सपोर्ट भी दे रहा है, यानी विथस्टैंड भी करवा रहा है, और बोन की शेप को टेढ़ा भी नहीं होने देता है, ये टफ होता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।